क्या ईरान वाकई फिर से इतिहास रच सकता है? यह सवाल बहुत बड़ा है। यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट कर दी और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने कहा कि वो वक्त याद करिए जब यहूदियों ने सरेंडर किया था, जब यहूदियों ने घुटने टेके थे। उसी प्रकार से एक बार फिर से होगा। हैदर के नाम पर ही युद्ध शुरू होता है। इसके जरिए वो बहुत कुछ कह गए। इस खबर में इस पर डिटेल से मैं बात करेंगे कि क्या वाकई फिर से वही इतिहास ईरान रच सकता है? क्या इस वक्त में इजराइल उसी तरीके से घुटने टेकेगा जिस तरीके से पहले हुआ था, या फिर ये पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, आज इनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। इसको समझेंगे जरा और इसके बाद में इसी खबर में बात करते हैं कि अमेरिका पर भी सीधे हमले कर सकता है ईरान। यह भी खबर निकल करके सामने आई है। तो क्या वाकई इस वक्त में ईरान या उनके नेता सुप्रीम लीडर खामेनेई इस वक्त में इतने मजबूत हैं कि वो इजराइल को भी घुटने टिकवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका उस पर भी हमले कर सकते हैं? दो बड़ी खबरें और इन दोनों खबरों को समझिए। सबसे पहले जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है वो खामेनेई ने पोस्ट की और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने एक मैसेज दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने ट्विटर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, द बैटल बिगन्स। हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। इस पोस्ट के साथ खामेनेई ने एक प्रतीकात्मक फोटो भी शेयर की। इसमें एक योद्धा एक विशाल महलनुमा दरवाजे से प्रवेश कर रहा है, हाथ में तलवार है और पीछे आगे आग की लपटें दिखाई दे रही है। इस फोटो में लिखा है कि अली खैबर लौट रहे हैं। यह उस ऐतिहासिक लड़ाई का संकेत है जिसमें हजरत अली ने खैबर के यहूदी किले को फतेह किया था। तो ये तस्वीर दिखा करके क्या अयतुल्ला अली खामेनेई अपने लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर इसके मायने ये समझे जाएं कि इस तस्वीर के जरिए अयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल को और मिर्ची लगा रहे हैं कि देखो आप वही हो और वही रहोगे। आपने पीछे पहले भी सरेंडर किया था, पहले भी घुटने टेके थे और फिर से घुटने टेकने पड़ेंगे। या फिर अयतुल्ला अली खामेनेई वो वाकई अब कुर्बानी लेने और देने इस राह पर आ गए हैं। हैदर कौन थे, जरा इसको समझिए। हजरत अली का दूसरा नाम हैदर है। वो इस्लाम के चौथे खलीफा और शिया मुस्लिमों के पहले इमाम माने जाते हैं। खैबर की जंग 629 हिजरी में हुई थी, जहां हजरत अली ने यहूदी योद्धा महरब को मार गिराया था। उन्होंने यह जीत अपनी मशहूर तलवार जुल्फिकार से हासिल की थी। खामेनेई का संदेश है, जैसे हजरत अली ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वैसे ही आज हम जायनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के धार्मिक तौर पर अब खामेनेई अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं। खामेनेई अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जैसे हजरत साहब ने किया था वैसे ही हमें भी एक लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है। और ये बात सही है कि ईरान की जो पॉपुलेशन है वो इजराइल से कहीं ज़्यादा है। इजराइल की मात्र 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग तो अकेले ईरान की राजधानी तेहरान में है और अमेरिका कह रहा है कि तेहरान में से ये 1 करोड़ लोग भाग जाओ। अब कहाँ भाग जाएं बताइए। तो क्या वाकई खामेनेई जिस तरीके का धार्मिक टच दे करके अपने लोगों को इमोशनली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? खामेनेई ने एक और पोस्ट किया और इसमें लिखा कि हमें आतंकी जियोनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देना होगा। हम उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अमेरिका लगातार ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग कर रहा है। इस पर खामेनेई ने साफ जवाब दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पोस्ट धार्मिक इतिहासकारों और प्रतीकों से भरी हुई है और इसका मकसद साफ है, इजराइल और अमेरिका को युद्ध का खुला संदेश देना।
यानी एक तरीके से ये तस्वीर पोस्ट करके अब खामेनेई ने सारे रास्ते बंद कर दिए। खामेनेई अगर अमेरिका पर हमला करने की सोच रहे हैं, खामेनेई अगर अपने लोगों को ये तस्वीर, ये फोटो साझा करके अगर अपने लोगों को कह रहे हैं कि हमें वही जंग लड़नी है, तो इसका मतलब ये है कि अब सीज फायर वाली जो बातें हैं वो पीछे रह गई है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ये भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या उस इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिसने वार्ता होनी थी और उससे ठीक एक दिन पहले ईरान पर हमला कर दिया? क्या उस अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिसके हाथ में पावर थी और जिसने इजराइल पर लगाम नहीं लगाई? क्या ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि जो आज सीज फायर करने के लिए अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर रहा है? इंडिया टुडे से बातचीत में एएमयू के प्रोफेसर अली नदीम रिजवी ने कहा कि यह तस्वीर मुस्लिम जीत का प्रतीक है, यह जंग की पुकार है। यानी सिर्फ यह एक ट्वीट नहीं है, बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से भरी हुई चेतावनी है। इसके जरिए खामेनेई ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर के अब हालात पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जंग ही एकमात्र रास्ता है। और ईरान अपने आप को पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर चुका है। शायद इसीलिए ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका या अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सेना अगर इस युद्ध में कूदती हैं तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अगर दोनों देशों की सेनाओं की बात करें, दोनों देशों की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस वक्त में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसमें इजराइल की ताकत ज़्यादा ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन ईरान कम नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर इजराइल की ताकत बढ़ जाती है और ईरान के लिए जो है मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उस सब के बावजूद अगर खामेनेई अगर इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, खामेनेई अगर इस तरीके से पोस्ट लिख रहे हैं और खामेनेई अगर ऐतिहासिक फोटो को साझा कर रहे हैं जिसके जरिए वो अपनी आवाम को, इस फोटो के जरिए आवाम को जो है अगर उस संदेश दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वाकई अब जो है वो बात बहुत आगे तक चली गई है और अब अमेरिका को सोचना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीज फायर के हालात बनाए जाएं, क्योंकि अमेरिका को ही भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। कल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से बात पूछी गई कि क्या आपको पता है कि ईरान में परमाणु हथियार कहाँ पर हैं? ईरान के अंदर परमाणु बम बनाने का जो सामग्री है या प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता भी है, मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूँ, मैं ईरान पर हमला नहीं भी कर सकता हूँ। ईरान को सोचना होगा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं है, या ईरान अगर बातचीत करना चाहता है तो हफ्ते भर पहले बातचीत क्यों नहीं कर ली, ये इतना नुकसान नहीं होता। अगर बातचीत करनी है तो अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और बातचीत करने के लिए कोई देर नहीं हुई है। ये जो है वो जितनी बातें मैंने अभी बोली हैं, ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। मतलब अमेरिका दुनिया में सुपर पावर और उनके राष्ट्रपति जो बातें बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कोई स्टैंड नहीं है। ना तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत नहीं होगी, सिर्फ सीज फायर ही होगी, या ये कह रहे हैं, ना ये कह पा रहे हैं कि सीज फायर के लिए हम चाहते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। दोनों बातें, दोनों नावों में पैर रखना, ये हो जाए तो भी ठीक, ये हो जाए तो भी ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है? About whether you are moving closer, or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so.
And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that. And they got hit. Remember 60 days? And then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit. That first hit, that was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night. Yes. Is it too late, though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. Powell's too late. Too late, Powell. Have the Iranians reached out to you, Mr. President? अमेरिका का इस पर जिस तरीके से ढुलमुल वाला रवैया सामने आ रहा है, ऐसा ईरान का नहीं है। ईरान एकदम सख्त तेवर इस वक्त में अपनाए हुए है। ईरान बोला अमेरिका ने दखल दिया तो पूर्ण युद्ध छिड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अगर इजराइल के खिलाफ उसके टकराव में अमेरिका घुसा तो पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने न्यूज चैनल अल जजीरा पर लाइव इंटरव्यू में ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इजराइल का साथ देने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि अब ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं मारेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी बात बोलते रहें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों को दुनिया कितना सीरियसली लेती है ये हम सब जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर के एक अलग तरीके का रायता फैला दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बड़ी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है ईरान। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइलें और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। अगर अमेरिका इजराइल की ओर ईरान के साथ जंग में शामिल होता है तो ईरान इन जगहों पर हमले कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब ये जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इसमें अमेरिकी अधिकारी वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा और ईरान भी हमले करने के लिए तैयार है। और ये खुफिया रिपोर्ट है जो कि अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं। अब इसी से सोच लीजिए आप कि अमेरिका के अंदर किस तरीके की दहशत होगी जब अमेरिका के अंदर अगर इनपुट्स ये निकल करके सामने आ रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता है। पेंटागन ने यूरोप में करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं। इनका इस्तेमाल या तो अमेरिकी जेट्स को ईंधन देने में होगा ताकि वो अपने ठिकानों की रक्षा कर सके, या फिर उन बम वर्षक विमानों की मदद के लिए होगा जो ईरान की परमाणु साइट्स जैसे फोर्डो पर हमला कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोह लड़ाके रेड सी में जहाज़ों पर हमला शुरू कर सकते हैं। कुछ अधिकारियों का यह भी मानना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाज़ को रास्ते में ही रोका जा सके। इस सब को देखते हुए अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस वक्त में मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। तो अमेरिका लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। अमेरिका लगातार अलग अलग देशों में इस वक्त में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं अगर ईरान ने या ईरान का साथ देने के लिए हुती ने अगर हम पर हमले करने शुरू कर दिए या हमारे जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए तो फिर हम उसका कैसे पलटवार करेंगे। क्योंकि अगर ईरान अमेरिका पर हमला कर पाने में कामयाब हो जाता है तो दुनिया में फिर एक मैसेज चला जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो इस वक्त में अमेरिका को संभाल नहीं पा रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ने बेवजह अमेरिका को एक ज़बरदस्ती जंग में धकेल दिया है। और हो सकता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग ही मोर्चा खोल दें। इसीलिए इस फजीयत से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में सारे जतन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 2 अधिकारियों ने माना है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग में शामिल होता है तो वो सबसे पहले इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे और
इसके बाद में दूसरे अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस भी उनके निशाने पर होंगे। तो इस वक्त में देखिए चप्पे चप्पे पर हर कोई ये देख रहा है कि जंग का 7वां दिन है। 7वें दिन ईरान क्या वाकई अमेरिका पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, कोई बड़ी चोट दे सकता है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में जिनके हाथों में अमेरिका है, जिनके हाथों में सुपर पावर है, वो कैसे आदमी हैं? कल कहा गया कि नरेंद्र मोदी साहब और राष्ट्रपति ट्रंप इनके बीच में 35 मिनट की बातचीत हुई है। मोदी जी के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उन्होंने बताया कि 35 मिनट की बातचीत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे बीच में जो मध्यस्थता हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें तीसरे किसी आदमी का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ने पहले इसके लिए अप्रोच किया और फिर भारत सरकार ने इस पर विचार किया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो आदमी खुद 14 बार पब्लिकली ये आकर के कह चुका है कि मैंने समझौता करवाया है, मेरी वजह से समझौता हुआ है, तो फिर क्या कहा जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कल जब प्रेस से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से इस बात का दावा कर दिया। जब मोदी सरकार ये कह रही है कि हमारी बातचीत हो गई है, हमने प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रीफ कर दिया है, तो फिर उसके बाद में तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी फैंटास्टिक आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूं। With the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. कमाल की बात है ये, मतलब ट्रंप की जुगलबंदी समझ में नहीं आती है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं आसिम मुनीर को प्यार करता हूं, मोदी बहुत फैंटास्टिक आदमी। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? लेकिन यही ट्रंप की पॉलिसी है। वो दोनों देशों को महान बताते हैं, दोनों देशों के नेताओं को महान बताते हैं, और फिर उसके बाद में सवाल ये खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार मोदी सरकार वो क्या कर रही है? जब एक तरफ 35 मिनट की बातचीत हुई है और उसके बाद 35 घंटे भी नहीं बीते और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के अगर बयानबाजी दे रहे हैं, तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी को भी पब्लिकली आकर के इस पर नहीं बोलना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे हमारे देश की साख, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? खैर, बात इजराइल और ईरान की इस वक्त में हो रही है। भारत और पाकिस्तान की जो जंग के हालात बने थे उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर क्रेडिट ले लिया, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो इस वक्त में हालात बने हुए हैं, क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप वो क्रेडिट ले पाने की कंडीशन में बच भी पाएंगे, या इस वक्त में खुद डोनाल्ड ट्रंप उस चपेट में आने वाले हैं, या जंग के हालातों के बीच में अमेरिका खुद फंसने वाला है? खामेनेई का तस्वीर जारी करके अपने लोगों को आह्वान करना, अपने लोगों को कहना कि हम हैदर के नाम पर एक बार फिर से, हजरत अली साहब के नाम पर एक बार फिर से यहूदियों को घुटने टिकवा देंगे, यहूदियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।